तो टाइमिंग चेक कर ली, सारी चीज़ें ओके, करें स्टार्ट। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार, जो आपकी सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। और ये आज उस एमसीक्यू की लगभग आप देखोगे 5वीं क्लास है। कैमी क्लास है ये? आज 5वीं क्लास है। ये क्लास की जो ड्यूरेशन रहती है लगभग इसमें हम 25 से 30 मिनट तक आपसे डिस्कस करते हैं और लगभग इसमें 20 से 30 क्वेश्चन में चर्चा का बिंदु बनाता हूँ। ठीक है, इसमें ना केवल आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं बल्कि आपको ये भी पता चलता है ओवरऑल कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप उसमें मूल्यांकन करते हैं अपना, और उसके साथ साथ आपको एक सही डायरेक्शन और ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो समय ना गवाते हुए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जो कमेंट्स में आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको आवश्यक रूप से बताया कीजिएगा। ठीक है, और आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आपका अपना एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल ये आप ही के लिए है सर। ठीक है, जितना बड़ा आपका परिवार होगा उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको और से और ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन देते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन में 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि सर ऐसा क्यों था कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कंटिन्यूअसली आप देखोगे बढ़ता चला जा रहा था? इसका क्या रीज़न था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? तो ऑप्शंस देखे रखे हैं 19वीं शताब्दी में। ठीक है, आइए देखिए। ऑप्शन नंबर ए है, वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण आर्थिक रूप से किसान कृषि की ओर आकर्षित होने लगे थे। दूसरे में कह रहा है, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण कुटीर उद्योग के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी थी। सी में कह रहे हैं कि देशी सरकारों के पतन के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी। और डी में बताया गया है कि सुरक्षा कारणों से नगरों की आबादी का ग्राम क्षेत्रों की ओर प्रवसन आरंभ होने लगा था। आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के विनाश के कारण ही जनता आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव हो गई थी। मैं इसका एक आपको तरह ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ सर। 2020 और 21 आपने देखा होगा, 2021 20 आपने देखा होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, आपने कोविड की भयावह स्थिति वो सभी ने देखी है। दोबारा इस बार कभी किसी भी कंट्री को या किसी भी देश को या इस पृथ्वी पर ना लाए। बहुत खतरनाक ये दृश्य थे सब जो देखने के लिए मिले, बट तोबा तोबा किसी भी जनरेशन को ऐसे दृश्य ना मिले। ठीक है, और मैं कामना करूँगा कभी ना आए ऐसे दृश्य। कोविड पैंडेमिक की तरफ आपने देखा होगा एमएसएमई सेक्टर, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं, स्मॉल जो इंडस्ट्री होती है वो आप सब। उसके साथ साथ इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सब आपने देखा होगा बंद हो गए थे। परंतु एक सेक्टर बहुत ज़्यादा खुला हुआ था जिसका नाम था एग्रीकल्चर सेक्टर। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोग आप देखोगे शहरों की तरफ से सीधे गांव की तरफ पलायन किए। जो लोग 10-10 20-20 साल से शहर में रह रहे थे अपना काम छोड़ करके, वो भी गांव की तरफ पलायन करके, और आज तक वो शहरों की तरफ नहीं लौटे हैं। वो कोरोना वायरस की मार थी। और यही कारण था कि जब वो बंद हो गया तो आप देखोगे बड़ी तादाद में लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव हो गए। और इसका यही कारण था कि आप देखोगे जब 19वीं शताब्दी थी और अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने लगी थी, बेरोजगारी थी, तो आप देखोगे एग्रीकल्चर की तरफ वो बढ़ गए थे, क्योंकि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग वहाँ पर आपको ग्रामीण जो कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो गए थे। इसके कई कारण थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्थ में, समझना, 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्थ में पड़ने वाले 5 दुर्भिक्षियों का कारण था। अब ऐसे जो दुर्भिक्षियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं उसका कारण क्या था सर, ये आपसे पूछ रहा हूँ। पहला, भारतीय उद्योग धंधों को हराश हो जाना। दूसरा, कृषि मजदूरों में गतिहीनता। सर ये तो गलत है, हमारे यहाँ पर जो कृषि एग्रीकल्चर जो लेबर थी उसकी गतिहीनता नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा प्रचलन और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, और जैसे ही दूसरा गलत हो जाएगा तो आप देखोगे आंसर ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। क्यों? उनमें 2 दे के रखे, और जहाँ पर 2 नहीं है और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1 और 4। अभी हमने ना 3 पढ़ा है ना 4, बट आंसर हमने निकाल लिया है। इसी को हम एलिमेथ मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम एलिमेथ मेथड बोलते हैं।
और ऐसे भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा है मानसून की विफलता, ये भी गलत है। अनाजों का भारत से बाहर आप देखोगे निर्यात हो रहा था, ये भी बात ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने देश की जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए भारत से व्यापार कर रही थी और उसने यहाँ से अनाजों का बाहर की ओर निर्यात करना कंटिन्यूअसली रखा, जो कि देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या है आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है आपसे कथन सही है। ठीक है, एलिमेंट मेथड यूज करूंगा और आपको आंसर दिखाऊंगा कैसे निकलता है। डरना मत बस क्वेश्चन को देख के कि सर बड़ा क्वेश्चन है कैसे, तो देखो कैसे, यहाँ पर ये सीखो, समझो इस बात को। कॉर्नवालिस के बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जब कॉर्नवालिस ने, आप देखोगे 1793 में 1793 में आप देखोगे कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू कर दिया था, तो सर उसके क्या ऐसे परिणाम थे और क्यों उसने किया था। भारत के पूरे के आप देखोगे ब्रिटिश भूगोल पर लगभग 19% भूभाग पर ये लागू था और इसमें 10/11 की आप देखोगे नीति को अपनाने का प्रयास किया गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। और ये खास तौर पर बंगाल के उस क्षेत्र में था जिसमें उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का कुछ पूर्वी क्षेत्र जिसमें इलाहाबाद का क्षेत्र, ये सब आते थे। तो यही आपसे पूछा है और ये कह रहे हैं कि जमींदारों को उनकी भूमि पर स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि रैयतों को जमींदारों की छाया पर छोड़ देना। क्या ये बात थी कि रैयतों को जमींदारी की छाया पर छोड़ने की बात वो करेगा। कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित करने की बात की जा रही थी, क्या ऐसा था। आपने अगर पहला स्टेटमेंट अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो देखिएगा ये क्योंकि गलत है। इसमें कह रहे हैं कि जमींदारों को उनकी भूमि पर स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। जी नहीं, स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं और उनको बल्कि भूमि का स्वामित्व दिया गया, ना कि भूमि से वंचित कर दिया गया। अगर आप इस बात को समझते हैं, इजारेदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी इसको कहते हैं और जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं। तो जहां पहला वाला स्टेटमेंट गलत है उसको आप कट कर देंगे तो आप देखोगे ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर इसका बी होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। इसने जमींदार को और ज़्यादा जमींदार बनाने का प्रयास किया था, उसको आप देखोगे भूमि का मालिक बना दिया था, ना कि वंचित कर दिया गया था। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट, रैयतों की आप देखोगे रैयतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, ये भी बात ठीक थी। और कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर की जा रही थी और जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन भी आप देखोगे बनाने का प्रयास किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर आप देखोगे सही पूछा है तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा। चौथे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, चौथे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से किस या फिर किन गवर्नर जनरल पर उदारवाद विचारधारा का प्रभाव था। उदारवाद को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म। मतलब कि ऐसा उदारवाद कि यदि मान लीजिए आप कोई आंदोलन कर रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ ए है और बी है। ए मान लीजिए किंग है सर, किसी भी एक क्षेत्र का राजा है। क्या है सर, किंग है। मान लीजिए ए है और बी है, पुनः समझाते हैं। ए क्या है सर, किंग है मान लीजिए किसी एक क्षेत्र का, परंतु ये एक सिविलियन है, ये एक सिविलियन है। अब इस राजा का ऐसा नहीं है ये राजा है तो इसका विरोध करे, कानून राजा के लागू होंगे परंतु प्रजा की भी क्या करेगा, सुनेगा। तो यहाँ पर राजा क्या है सर, लिबरल है। जैसे मान लीजिए आप अगर अपने फादर की या अपने पेरेंट्स की विरोध कर रहे हैं किसी बात का, तो उस स्थिति में अगर आपके पेरेंट्स उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसका विरोध लीगल है और आपको बोलने का पूरा चांस मिलता है, तो आपके पेरेंट्स लिबरल हैं। और यदि आपने थोड़ा भी बोले और आपके चटाक से लगा गाल पे, तो आपके पेरेंट्स लिबरल नहीं हैं। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है।
तो कौन से ऐसे गवर्नर जो उदारवादी विचारधारा को आगे लाते थे, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। वॉरेन हैस्टिंग्स ए, दूसरे में कह रहे हैं कि कॉर्नवालिस, और तीसरे में कह रहे हैं विलियम बेंटिंक। आप अगर इस बात को थोड़ा सा भी समझोगे तो वॉरेन हैस्टिंग्स का काल तो सर ऐसा नहीं था, उसने तो द्वेष शासन व्यवस्था को इंक्लूड कर दिया और अधिक से अधिक राजस्व को एकत्रित करने का प्रयास किया गया, और आप देखोगे ये चीज़ें मिली, शोषण हुआ। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लेकर के आया और इसने सूर्यास्त की नीति को बढ़ावा दे दिया, जमींदारों को और ज़्यादा जमींदार कर दिया। लेकिन सर विलियम बेंटिंक के काल में कई ऐसे सुधारवादी आंदोलन किए गए, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या शिशु, जिसमें दास प्रथा को उन्मूलन किया गया राजा राम मोहन राय के साथ। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। इसलिए आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है और बाकी के गलत है। इट्स क्लियर या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। मतलब आप देखोगे जब ठगी व्यवस्था, ठगे कौन थे सर, पहले तो ये पता होना चाहिए ठगे कौन थे। ठगे हुआ करते थे, ये एक लुटेरे थे सर। क्या थे? ये एक लुटेरे हुआ करते थे, जो रास्ते में क्या कर लेते थे, किसी भी व्यापारी को लूट लिया करते थे, ठीक है। और इनका टारगेट खास तौर पर अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है। कौन हुआ करते थे? अंग्रेज इनका टारगेट हुआ करते थे। और ख़ास तौर पर आप देखोगे क्योंकि इनको मुंबई वाले क्षेत्र तक जाना था, तो महाराष्ट्र में कई ऐसी ठगी व्यवस्थाएं और बंगाल में भी कई ऐसी ठगी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती थी, तो उनको आप देखोगे उनसे संबंध पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है अलेक्जेंडर वंस, और डी है कैप्टन रॉड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन ने ही क्या किया था, आप देखोगे ठगी व्यवस्था का अंत कर दिया था स्टूडेंट्स। क्या कर दिया था? ठगी व्यवस्था का इसने अंत कर दिया था। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा थी। मतलब कौन था ऐसा जो ब्रिटिश के तिरंगे को, ब्रिटिश के पताका फहराए रखने की प्रयास कर रहा था। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट्स क्लियर है ना? ये हमारी लड़की एक स्वीटी है, स्वीट सी है, कभी आपकी मुलाकात हम करवाएंगे स्वीट से। ओके स्वीटी, ये क्लास में आती है, जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ या फिर आपको पढ़ाता हूँ तो ये आवश्यक रूप से आती है कि ठीक है क्या कर रहे हैं सर। देखिए सर, तो इसमें ऑप्शन नंबर है वॉरेन हैस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सी है लॉर्ड वेलेस्ली, और डी है हैस्टिंग्स। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था, जब आप देखोगे यूरोपियों के सामने जब नेपोलियन शक्ति का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था, उसकी शक्ति आप देखोगे यूरोप में, नेपोलियन के सामने यूरोप की शक्ति धराशायी हो रही थी, उस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो स्थिति मजबूत करके रखी थी ब्रिटिश की, तो वो एक गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से वह कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। भारतीय शासकों में वह कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है शाह आलम द्वितीय, और डी है टीपू सुल्तान। एक ही सुल्तान हुआ सर इस दुनिया में जिसका नाम था टीपू सुल्तान। उसने जो पर्शियन वाले क्षेत्र है, मिस्र हो, सऊदी अरबिया हो, खाड़ी के देश हो, ईरान हो, इन क्षेत्रों में इसने आप देखोगे बंदरगाहों का निर्माण किया। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना यूरोप में, अपनी एक पद्धति चलाई, अपने आप को एक शेर बादशाह के रूप में आप देखोगे कहते हुए चतुर्थ मैसूर युद्ध में मारा गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है।
ये पूछ रहा आपसे सत्य। और ये इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ये कह रहे हैं एलन बरो ने अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश सेना भेजी थी। क्या ये बात ठीक है कि एलन बरो ने ब्रिटिश सेना भेजी थी? दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग ने पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। तीसरा है विलियम बेंटिंग ने मैसूर का अधिग्रहण कर लिया था। आप देखोगे इसमें करेक्ट पूछा है तो केवल तीसरा इसमें ठीक है, बाकी की ये गलत है। एलन बरो ने अफगान में ब्रिटिश सेना भेजी थी, ये बात ठीक है। स्वयं एलन आप देखोगे जो वो था ये गया था, परंतु वहाँ पर अफगान की सेना अफगान के जो मूल निवासी थे उन्होंने समझा कि ये तो लुटेरे हैं और लूटने के लिए आए हैं। रात्रि में जाकर ये टेंट लगा रहे थे, तो आप देखोगे इसको वहीं पे मार दिया गया था। तो जहाँ एक है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर तो बम फेंका गया था। आप देखोगे ब्रिटिश साम्राज्य का इसने कोई ऐसा विस्तार नहीं किया। और पंजाब का विलय तो आप देखोगे सर 1946 और 45 के समय किया गया। ये तो आपका वैसे गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 क्वेश्चन क्या पूछे आपसे? निम्नलिखित में से कौन वुड डिस्पैच के प्रावधानों में शामिल थे? किसके शामिल थे? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच लाया गया था आप देखोगे 1853 में। और 1853 में ये लाया गया था, ये आप देखोगे एजुकेशन से संबंधित था। किससे रिलेटेड था महोदय? एजुकेशन से रिलेटेड था। और इसने खासतौर पर भारत में शिक्षा पद्धति को स्थापित किया। और शिक्षा पद्धति का मूलभूत उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन और एजुकेशन पद्धति को विस्तार दिया जाए और भारतीयों का एकदम से उनको ब्रिटिश बनाया जाए। ये आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं वुड डिस्पैच के बारे में पूछे। ये कह रहे हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। दूसरे में कहा गया तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना। और तीसरे में कहा गया है कि 6 से आप देखोगे 11 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। और डी में कहा गया है चौथे में कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करना। आप जरा एक मोटा माटी जरा आप सोचेंगे तो आपको इसका आंसर एक्चुअल में मिल जाएगा। आप जरा सोचिए, क्या ब्रिटिश की जो शिक्षा पद्धति की उसका उद्देश्य रहेगा कि वो 6 से आप देखोगे 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या वो शिक्षा एजुकेशन करने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। और इसीलिए जहां पर तीर है वो आपका गलत हो जाएगा। मतलब ए गलत, सी गलत, डी गलत और राइट आंसर इसका पी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा इसी में नहीं है। ये एलिमेंट मेथड है सर। एक्चुअल में आप जरा सोचिए, अगर आपको कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है सर पूछने की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम एक फिलोसोफर है सर। कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं एक कोर्स लेकर के आऊँगा। देख मेरे यहाँ पर कोर्स अधिकतर जो आपका एजुकेशन बायर यूट्यूब चैनल है, ठीक है, सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल, तो इस पर अधिकतर नो फीस मतलब फ्री में आपको निःशुल्क चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर बच्चों की डिमांड रहेगी कभी आगे इन फ्यूचर तो हम उस पर कुछ विचार करेंगे कि एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स हम आपके लिए तैयार करें जिसमें मेरे नेतृत्व में तैयार हो और अच्छे टीचरों से आपको चीज़ें। लेकिन वो बात की चीज़ें, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जेरेमी बेंथम का मानना था कि ब्रिटिश को सदा भारतीयों के निर्देशन के लिए स्कूल मास्टर की भूमिका निभानी होगी। ये बात कही थी। और ये बेंथम ही था सर जिसने भारत में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को स्थापित करने का आप देखोगे सुझाव भी दिया था ब्रिटिशर्स को। मैकाले का आप देखोगे कानून थे वो इसलिए लाए गए थे 1860। कारण कह रहे हैं कि क्योंकि वह भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी से वंचित रखना चाहता था। और ये बात सही है, इसका मूलभूत उद्देश्य यही था। और इसमें कथन कारण दोनों सही है। और आप देखोगे आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे ए हो जाएगा महोदय। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इट्स क्लियर। ये 10 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वुड डिस्पैच से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्लास नंबर 11 का क्वेश्चन है। अधिकतर मैं इस क्लास को जैसे ही आप मॉडर्न हिस्ट्री चलती है तो क्लास बाई क्लास में आपको ये कवर करवाया जाता है, परंतु क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे मैं चीज़ों को कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन बायर आपके लिए है। तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना हो सके लोगों के साथ में
इसको जोड़ने का प्रयास करें। आइए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, समय बहुत कीमती है। शिक्षा पर वुड डिस्पैच का बल निम्नलिखित में से किन या किन पर था या थे, मतलब इसने किस चीज को और ज्यादा विस्तारित करने का प्रयास किया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दे के रखें। पहला ये कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जावे। ये बात एकदम करेक्ट है और इस बात को इसने बताया था कि आप देखोगे अंग्रेजी भाषा के साथ साथ आप देखोगे भारतीय भाषा को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। दूसरे में ये कह रहे हैं बी प्रवेशन का सिद्धांत। सर बी प्रवेशन के सिद्धांत की बात तो यहाँ पर नहीं की गई, परंतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि हायर एजुकेशन को विस्तार करने का प्रयास आप देखोगे इसमें किया गया था वुड डिस्पैच में। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जहाँ पर 2 है उसको कट कर देंगे, मतलब आंसर डी नहीं होगा और सी नहीं होगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं महोदय, क्वेश्चन अगला देखते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे हैं 19वीं सदी में भारत में कंपनी की सरकार ने समाज सुधार पर बल क्यों दिया, मतलब क्यों वो चाहती थी कि समाज सुधार ऐसे सोशल रिफॉर्म किए जाने चाहिए, उनके क्या ऐसे उद्देश्य रहे थे, क्या उन्होंने कोई माइंड में ऐसा टारगेशन बनाया था। तो उस पर 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप देखोगे स्टेटमेंट ज़्यादा होंगे वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होगा। बस आप अपना माइंड खुला रखिएगा और कॉमन सेंस को थोड़ा सा यूज कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं पहले में कि ब्रिटिश भारतीयों को परंपरागत ढांचे से बाहर निकालना चाहते थे ताकि वे अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर सके। ये बात एकदम ठीक थी। उनका मूलभूत उद्देश्य यही था कि हम भारतीयों को अंग्रेज बना दें, खान पान से, रहन सहन से, केवल वो देखने में भारतीय लगें, परंतु अगर आप जब उनसे बात करें, जब आप उसके व्यवहार को देखें, जब उनकी मार्केटिंग को देखें, जब उसकी डिमांड को देखें, तो प्योर आपको ब्रिटिशर्स और यूरोपी लगने लगे। दूसरा है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश वस्तुजीवियों का एक समूह भारत में सुधार और परिवर्तन की वकालत भी कर रहा था। 1813 का आप देखोगे जो एक्ट था उसने इस बात को रेखांकित कर दिया और लगातार भारत के अंदर आप देखोगे सोशल रिफॉर्म आने शुरू हो गए। बात ये भी ठीक है। और जहां आप दूसरा नहीं है उसको कट कर देंगे तो सी का आंसर और बी का आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होता है। तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश अपने शासन में वैधता दिलाना चाहते थे, ये भी बात ठीक है। चौथे में कहा गया है कि ब्रिटिश भारत को आधुनिक युग में लाना चाहते थे। कभी इनका ये मूलभूत उद्देश्य तो रहा ही नहीं कि वो भारत को भी कुछ दे। हर चीज उन्होंने अपने लिए, अगर भारत में कोई भी चीज लेकर के आए उसको इंक्लूड किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया तो उन्होंने अपने हित में किया, ना कि भारत के। उन्होंने रेलवे चलाया अपने हित में, शिक्षा व्यवस्था लाए अपने हित में, रोड बनाया अपने हित में, आप देखोगे डाक व्यवस्था अपने हित में, तार व्यवस्था अपने हित में, सारी चीजें अपने हित में, कानून अपने हित में, भूमि के आप देखोगे राजस्व की बात करी अपने हित में, सोशल सुधार किए अपने हित में। तो सारी चीजें जब वो अपने हित में कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्योंकि फाउंडेशन क्लास में ही डिस्कस अच्छे से हो पाता है, यहाँ पर क्योंकि एमसीक्यू की क्लास है तो इतना नहीं हो पाता। चौथा भी गलत है सर, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। ये पूछे हैं कि भारत में किस वायसराय के काल में राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया और उसके आधार पर महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। अब किसका वो शासनकाल था ये पूछे। ऑप्शन नंबर ए है कैनिंग, बी है आपका लिटन और सी है रिपन और डी है कर्जन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटन के काल में ये किया गया था और जो महारानी विक्टोरिया थी इसको केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस वायसराय ने भारतीय राज्यों के संबंध में एक नई नीति की शुरुआत की थी। वह था भारतीयों के स्वाभिमानिक नेता के रूप में भारतीय शासकों को संरक्षण देना। किस वायसराय राज्यों के संबंध में नई नीति की शुरुआत की थी और वह था भारतीयों को स्वाभाविक नेता के रूप में भारतीय शासकों से संरक्षण। ठीक है। अब ये बात आपसे पूछी जा रही है, ए है कैनिंग, बी है लिटन और सी है कर्जन और डी है डफरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा सर। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। आपको सजाना है बढ़ते क्रम में।
पहला है सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा को लागू करना। ये आप देखोगे वर्ष 1853 में सबसे पहले भारत के अंदर भी सिविल सेवा परीक्षा को इंक्लूड किया गया था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सहभागी व्यवस्था की शुरुआत करना और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित करना, तो इसीलिए आप देखोगे पहले स्थान पर आ जाएगा दूसरा, और उसके बाद आ जाएगा दूसरे स्थान पर पहला, और उसके बाद में आ जाएगा तीसरे स्थान पर। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस या किन कारकों या कारकों या कारक ने विलियम बेंटिंग के सुधार को प्रोत्साहन दे दिया था। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है और पूछ रहे हैं आपसे प्रोत्साहन, ठीक है। देखिए पहला है विलियम बेंटिंग ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार को अधिक से अधिक खोलना चाहता था। क्या ये वाली बात है सर? वो ऐसा चाहता था, ये बात एकदम ठीक है। उस पर उदारवादी विचारधारा का प्रयास था, ये भी ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया। वह ब्रिटिश उदारता की मिसाल के रूप में भारत को प्रस्तुत करना चाहता था, ये भी बात ठीक है, और इसमें तीनों बातें ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, भरपूर आपको दिख सके। आइए क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, बाकी का मैं आपको पिन कर दूंगा। ये कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। ऑप्शन नंबर है पिंडारियों का स्टेटमेंट दमन, दूसरे में ठगों का दमन, तीसरे में है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक बता देता हूँ, ये 1856 में लाया गया था, और बाकी का आप जाने, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ए में कह रहे हैं पहला दूसरा तीसरा, बी में कह रहे हैं दूसरा पहला तीसरा, सी में कह रहे हैं तीसरा पहला दूसरा, और डी में कह रहे हैं तीसरा दूसरा पहला। तो करेक्ट आंसर इसका आप क्या करेंगे महोदय, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसका राइट आंसर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।